नमस्कार। ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में मेरा ऐसा मानना है कि आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है, स्वस्थ है और बच्चों ने लॉकडाउन में बहुत एंजॉय किया। अब मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं। इस ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की शिक्षा को हम अब स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जल्द जो भी आपका बैकलॉग है हम उसको क्लियर भी करेंगे और एक नए तरीके से आपकी शिक्षा अब स्टार्ट होने वाली है। पेरेंट्स का हमें पूरा सपोर्ट चाहिए। आप लोग पिछले 10 सालों से लगातार हमें सपोर्ट करते आए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम और आप मिलकर चाहेंगे तो बच्चों की शिक्षा का कोई नुकसान नहीं होने वाला है और हमें और आपको मिलकर अब एक रीस्टार्ट करना है। नाउ लेट्स रीस्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की इस परिस्थिति में सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रहे होंगे। चूंकि यह साल आपकी बोर्ड की परीक्षाओं का साल है, इस कारण आपका पढ़ाई करना अत्यंत आवश्यक है। उम्मीद करती हूँ आप सभी सजग रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम शिक्षण की नई पद्धति की ओर अग्रसर होंगे, यानी कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। उम्मीद है आप गंभीरतापूर्वक हमारा सहयोग करेंगे। तो आइए आज हम स्पर्श भाग 2 के पार्ट 7 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है तोप। तोप कविता के रचयिता श्री वीरेंद्र डंगवाल जी हैं। तो कविता पढ़ने से पूर्व हम वीरेंद्र जी के जीवन के बारे में जानेंगे। 15 अगस्त सन 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्ति नगर में वीरेंद्र जी का जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में हुई थी तथा इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी। पेशे से प्राध्यापक वीरेंद्र जी पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे। समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेंद्र की कविताओं की विशिष्टता माने जाते हैं। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ों और जीव जंतुओं को अपनी कविताओं का आधार बनाया है जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। वीरेंद्र जी के अब तक लगभग 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में और इस कविता संग्रह पर इन्हें श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला था तथा दूसरा कविता संग्रह दुष्चक्र में श्रेष्ठा है। इस कविता संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इन्हें अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। वीरेंद्र डंगवाल जी ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य कविताओं का भी हिंदी अनुवाद किया है। तो यह था वीरेंद्र जी का जीवन परिचय। आइए अब हम पाठ प्रवेश की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रतीक और धरोहर 2 किस्म की हुआ करती है। एक तो वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की स्थिति का पता चलता है। दूसरी हमें यह बताती है कि हमारे पूर्वजों से कब और क्या चूक हुई, जिसके कारण हमें दारुण दुखों को झेलना पड़ा। तो प्रस्तुत पाठ में ऐसे 2 प्रतीकों का वर्णन किया गया है। यह पाठ हमें यह याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी और हम भारतवासियों ने उनका स्वागत भी किया था, लेकिन व्यापार करते करते वह हमारी शासक बन बैठे। यहाँ पर उसने कुछ बाग बनवाए थे और साथ ही साथ तोपें भी तैयार की थी। इन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतार दिया था। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंका और तोप को निस्तेज कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई ऐसी कंपनी यहाँ पांव ना जमा सके जिसके इरादे नेक ना हो और फिर वह तांडव ना मचे जिसके घाव अभी भी हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही उसका भी अंत आज की तोप की तरह ना हो, जिस तरह या जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। तो यह था पाठ प्रवेश। आइए अब हम कविता का वाचन करते हैं तथा उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले
कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के दर्जे अपने जमाने में। मुहाने मतलब होता है प्रवेश द्वार। धर रखी गई है यानी रखी गई है। और साल में चमकाई जाती है 2 बार, यानी कि हमारे यहाँ 2 राष्ट्रीय पर्व होते हैं। पहला तो 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी। तो इस 2 दिनों इसको चमकाया जाता है। सैलानी मतलब होता है यात्री, यानी यहाँ पर जो घूमने आते हैं। जबर यानी कि मजबूत। तो आइए अब हम इसका भावार्थ देखते हैं कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए बाग के प्रवेश द्वार पर यह तोप रखी गई है, जिसे कि 1857 के युद्ध काल में अंग्रेजों की ओर से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर आग उगली थी। अंग्रेज तो यहाँ से चले गए और यह कंपनी बाग और तोप हमें विरासत में दे गए हैं। तो आइए अब हम पहले पद का भावार्थ समझते हैं। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए बाग के प्रवेश द्वार पर एक तोप रखी गई है, जिसने 1857 के युद्ध काल में अंग्रेजों की ओर से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ आग उगली थी। अंग्रेज तो यहाँ से चले गए हैं और उन्होंने यह कंपनी बाग और तोप हमें विरासत में दे दी है। अब उस गुलाम युग की इन धरोहरों को साल में 2 बार चमकाया जाता है, जो कि 15 अगस्त तथा 26 जनवरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। और इस तरह इन दिनों पे इन सेनानियों के बलिदान को याद किया जाता है। कवि कल्पना करता है कि कंपनी बाग में सुबह और शाम के समय जो लोग सैर करने के लिए आते हैं, उन्हें यह तो बताती है कि मैं अपने ज़माने में बहुत जबर थी, मैं तब बहुत भारी भरकम थी, मारक क्षमता वाली हुआ करती थी और मुझ में बारूद भरकर गोले दागे जाते थे। तब मैंने कई महाबलियों की धज्जे उड़ा दी है। कहने का आशय यह है कि यह तोप यहाँ इसलिए रख छोड़ी गई है कि यहाँ आने जाने वालों को यह आभास होता रहे कि अपनी आज़ादी के प्रति सजग ना रहने वालों के ऊपर कोई भी बलशाली कब्जा कर सकता है। तो यह था पहले पद का भावार्थ। आइए अब हम दूसरे पद को पढ़ते हैं तथा इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन उसका मुंह होना ही है बंद। इन दिनों तोप का हाल यह है कि छोटे लड़के इसके ऊपर बैठकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। जब ये लड़कों की गिरफ्त से आज़ाद हो जाती है या जब वह शैतानी का खेल खेल कर थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, तब इसके ऊपर चिड़िया आ बैठती है। यह चिड़िया यहाँ बैठकर आपस में बातचीत करती है। कभी कभी शरारत में वे इसके मुंह में भी घुस जाती है। चिड़ियों की बिरादरी में जो सबसे नाजुक और हल्की फुल्की चिड़िया होती है उसे गौरैया कहते हैं और वह तोप के घुसने के मामले में सबसे ज़्यादा रुचि दिखाती है। वह यह बताती है कि जब किसी देश की जनता का स्वाभिमान जाग जाता है तब सत्ता का आतंक बनाए रखने में मददगार रही आग उगलती तोप का मुंह बंद हो जाता है। कहने का भाव यह है कि जब क्रूर व्यक्ति का अत्याचार बहुत बढ़ जाता है तो उसका अंत करने के लिए किसी न किसी को आगे आना ही पड़ता है, यानी कि क्रूर व्यक्ति की शक्ति का अंत एक ना एक दिन अवश्य ही हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि यह कविता हमें क्या सीख देती है। हर एक कविता से कोई ना कोई सीख अवश्य मिलती है। तो आइए अब हम तो कविता से मिलने वाली सीख की तरफ ध्यान। कंपनी बाग में रखी तोप अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार का प्रतीक है। यह तोप हमें याद दिलाती है कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे देश के वीरों का संहार किया था और इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने देश के अधिकारों, सुरक्षा, हितों के प्रति सचेत एवं सतर्क रहना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी शत्रु हमारे देश पर आक्रमण ना कर पाए, हम किसी के शोषण का शिकार ना बने। यदि ऐसी नौबत आए
तो हम अपने शत्रु का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इससे सबसे बड़ी सीख तो यह मिलती है कि शत्रु चाहे कितना भी अत्याचारी हो, क्रूर हो, उसके अत्याचार, शोषण और क्रूरता को भी शांत किया जा सकता है। जैसे अपने समय में बहुत से वीरों को शहीद करने वाली तोप भले ही निस्तेज हो गई है, शांत हो गई है, लेकिन देश के ऊपर कुर्बान होने वाले लोग आज भी कम नहीं हुए हैं। आज यह उपेक्षित और पक्षियों के उपहास का पात्र है और यही हाल शोषकों का भी होता है। यह तोप केवल शांति प्रिय देशवासियों को सीख ही नहीं देती है, बल्कि अत्याचारियों को भी सबक सिखाती है कि अत्याचारी व्यक्ति का अंत एक ना एक दिन अवश्य ही हो जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको आपकी कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार पुनः कविता का वाचन करें, कठिन शब्दों के नीचे लाइन खींचें तथा पाठ के पीछे दिए गए शब्दार्थ से उन्हें समझने का प्रयास करें। तो आइए अब हम पाठ के पीछे दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों की जाती है? विरासत में मिली चीज़ें हमें हमारे पूर्वजों से मिली होती हैं और उनके साथ हमारा भावनात्मक संबंध जुड़ा होता है। नई पीढ़ियों को हमारी प्राचीन बातों या देश के प्राचीन चीज़ों और गौरव का पता चलता है। इस कारण विरासत में मिली चीज़ों को बहुत ही संभाल करके रखा जाता है। अब देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इस कविता में तोप के विषय में आपको क्या जानकारी मिलती है? तो इस कविता में हमें दो अलग अलग कालों में तोप का उपयोग पता चलता है। कभी यह तोप संहार का प्रतीक थी, लेकिन आज यह तोप मनोरंजन का साधन है। यह तोप 1857 की है और अंग्रेजों ने इसे क्या किया था? प्रशंसा पाने के लिए कंपनी बाग के अंदर ला खड़ा किया था। उस समय इस तोप ने बहुत कहर ढाया था, अनेक वीरों की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन आज यह तोप शांत है, निष्क्रिय खड़ी है। आज यह दर्शनीय वस्तु है। बच्चे इस पर चढ़कर सवारी करते हैं तथा चिड़िया और गौरैया इसके मुंह में घुस करके इसे मनोरंजन का साधन सिद्ध कर देती हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? यह तोप हमें सीख देती है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्याचारी के अत्याचार का एक ना एक दिन अंत अवश्य ही होता है। तो आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कवि ने कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है और ये दोनों अवसर कौन कौन से हैं? या हमारे भारतवर्ष में 2 बड़े राष्ट्रीय पर्व हैं जो कि बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। पहला तो 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस और दूसरा 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। इन दोनों अवसरों पर हम क्या करते हैं? देश के वीरों को याद करते हैं और तत्कालीन धरोहरों, इमारतों को झाड़ पोंछ कर साफ किया जाता है और फिर से चमकाया जाता है। तो इन्हीं दोनों अवसरों पर हम तोप को चमकाते हैं क्योंकि यह तोप हमें विरासत में मिली है और यह तोप हमें यह भी दर्शाने का प्रयास करती है कि हमने अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की थी। तो आइए, यह हमारे पाठ का अर्थ हो गया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपको कविता का भावार्थ अच्छी तरह समझाया गया है, तो आप भावार्थ को स्वयं पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सभी अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।